अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बहुत अहम बयान दिया कि जैसे ही अपोजिशन तैयार हुई तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर PDM मिलकर चलती तो लॉन्ग मार्च होता। लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने से पहले उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आ जाता और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान इस्तीफ़ा दे देते। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जनाब पता ही नहीं चलता कि वो पार्टी अगर सरबराह हैं तो फिर पीछे से क्यों आवाज़ आती है। कोई भी वो बयान देते हैं तो कहा जाता है ये इनका ज़ाती बयान नहीं, ये ज़ाती फ़ैसला है। तो इसलिए अब हमने फ़ैसला किया है कि हम अकेले ही तहरीक चलाएंगे। अब तरीक़ाकार क्या होगा हुकूमत हटाने का, किस तरह हुकूमत गिराएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत मुतहरिक हो गए हैं, बिलखुसूस पंजाब में वो बहुत ज़्यादा इस वक्त में, क्योंकि कहा जाता है जिस सिंध के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पंजाब में मुतहरिक होगी। और हमने देखा था जरदारी साहब भी गए थे लाहौर, एक हफ्ता वहाँ रुके भी थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें उनकी हुई थी। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में बहुत मुतहरिक हैं। उन्होंने बहुत सारी अहम गुफ्तगू की है। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि RTS नहीं चला सकते और 18 घंटे की लोड शेडिंग वाले मुल्क में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुई तो फिर कैसे कामयाब होगी। इसलिए एकतरफा ऑर्डिनेंस को हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। और सिंध हुकूमत बज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात कराना नज़र नहीं आती, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि वो है जनाब PDM के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के आज के बयानात बहुत अहम हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फार्मूला तय हो चुका था और शहबाज शरीफ साहब फार्मूला जानते हैं कि हम क्या करना चाह रहे थे और किस तरह इस हुकूमत को हम घर भेजना चाह रहे थे। वो तमाम चीज़ें तय हो चुकी थी शहबाज शरीफ साहब से। गुज़िश्ता दिनों शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी और ये दोनों चूँकि एक दूसरे के नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एक दूसरे को। बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कश्मीर इलेक्शन से लेकर अब तक हम देख रहे थे मुसलसल क्रिटिसाइज, जबकि उसके सामने हमने ये भी देखा कि मरीम नवाज साहिबा भी जवाब दे रही थी। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अपनी पार्टी के सदर हैं तो इनका ज़ाती फ़ैसला हतमी होना चाहिए, इनका फ़ैसला हतमी होना चाहिए। लेकिन जब भी शहबाज शरीफ साहब का बयान आता है तो पीछे से आवाज़ आती है कि इनका ये ज़ाती फ़ैसला था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद मीर साहब। वालेकुम सलाम जी। सज्जाद मीर साहब क्या कहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं कि जनाब PDM अगर हमारे साथ मिलकर चलती तो हम लॉन्ग मार्च करते और लाहौर पहुंचने से पहले ही बुज़दार इस्तीफ़ा दे देते और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान इस्तीफ़ा दे देते, और ये सारी बातें हम तय कर चुके थे शहबाज शरीफ साहब के साथ। सर आपको लगता है कि वाकई जो बात कर रहे हैं इस तरह ही होता? नहीं, गालबन इस तरह नहीं होता। ये सारे अपने अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी अपनी पॉलिसियों को। इसमें कोई शक नहीं है कि शायद एक से ज्यादा पार्टियां ऐसी थी जो लॉन्ग मार्च नहीं चाहती थी और जो शायद इमरान की हुकूमत को गिराने को फौरी तौर पर मुमकिन भी नहीं समझती थी। पीपल्स पार्टी उनमें से एक थी। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली बदल चुकी थी। उन्हें अब मुस्लिम लीग के साथ नहीं चलना था, बल्कि पंजाब में मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़कर इस बात का इम्कान पैदा करना था कि वो आने वाले दिनों में उनका बंदा वजीर आजम हो सकता है। बिलावल को अब जरा प्रॉब्लम पैदा हुआ, वो कहता है कि वजीर आजम पंजाब से होना चाहिए चाहे पीपल्स पार्टी का हो, और उसके लिए शायद वो तैयार नहीं है। बिलावल तो इस कोशिश में है कि किस तरह आइंदा वजीर आजम वो हो, और उसके लिए मेरे ख्याल में उसे काफ लीग से मिलकर और PTI से मिलकर या PTI के एक बागी ग्रुप से मिलकर एक इतनी मेजॉरिटी लेनी है पंजाब में कि उसको इक़्तिदार दिया जा सके। यही समझा जा रहा है और ये कोई दुरुस्त तजिया नहीं है। या तजिया तो दुरुस्त होगा लेकिन ये दुरुस्त सूरत नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी गालबन पहले कह चुके थे कि इस्तीफे देंगे फिर आगे जाएंगे। इन फिक्रे का मतलब ही यही था कि वो भी एक तरह का PDM को तोड़ना चाहते थे। आगाज तो जरदारी ने किया था, जिन्होंने एक सख्त तकरीर की और उसको मीडिया पर नशर भी कर दिया सिमल्टेनियसली लाइव सूरत में। तो मेरे ख्याल में ऐसी सूरत में नून लीग ने भी समझा या मरियम नवाज ने भी समझा कि इससे ज्यादा कंटिन्यू करना जो है नुकसानदेह है, इसलिए PDM तोड़ ही दी जाए तो बेहतर है, और तोड़ दी गई सभी ने मिलकर। बिल्कुल। अच्छा मीर साहब इस पर क्या कहेंगे कि ये तो ठीक है आप जिस तरह कह रहे हैं, जिस तरह जाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिस तरह सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाया गया और कहाँ से वोट आया और किस तरह बन गए, लेकिन अब ये मज़ीद है कि जनाब अगर तहरीक अदम एतमाद नून लीग मान जाए तो हम ला सकते हैं पंजाब में,
और वहां से नून लीग का ये कहना है जी आपके सिर्फ 7 लोग हैं, बाकी जो मेंबरान आएंगे नंबर पूरे हम करेंगे, तो वो कहां से आएंगे ये पीपल्स पार्टी बताने को तैयार नहीं। वो कहते हैं सिर्फ आप तैयार हो जाएं जनाब, कोई मसला नहीं है उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत गिराने के लिए। भाई वैसे तो पीपल्स पार्टी का मसला पंजाब का है क्या? यानी वो अगर लाना चाहती है नो कॉन्फ्रेंस मोशन, तो क्या वो इक़्तिदार में आना चाहती है? इक़्तिदार में तो आ नहीं सकती। तो एक आध वजारत लेना चाहती है, तो ज्यादा वजारतों पे काने होना चाहती है। किसकी मदद से करना चाहती है? काफ लीग वाले कहते हैं हम तो तैयार नहीं है। तो क्या इन्हें तोक्को है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी कोई गठजोड़ कर लेगी, तोड़ जोड़ कर लेगी? सर ये तो बहुत अहम बात कर रहे हैं सर कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से शाहिदा रहमानी साहिबा मेंबर है नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा, वही मौजूद हैं। मेरे साहब ये सवाल इनके सामने भी रखते हैं, जो आपका तज्जिया है, जाहिर है आपका साथ तजर्बा भी है, तमाम पार्टीज को बड़े करीब से देखा है। शाहिदा रहमानी साहबा क्या कहेंगी, क्योंकि लगता यही है बज़ाहिर जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जी हम अगर लॉन्ग मार्च करते पीडीएम के साथ मिलकर तो लाहौर पहुंचने से पहले उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आ जाता और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान इस्तीफा दे देते। लेकिन सजाद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ऐसा तो नहीं लगता, बल्कि आप लोग तो बाहर आना चाहते भी थे और इसीलिए पीडीएम से बाहर हो भी गई शायद किसी के इशारे पर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और आपने देखा कि हमारी लीडरशिप फांसी पे चढ़ गई, समझौते नहीं किए, मुल्क छोड़ के नहीं भागे कोई समझौते करके, जिस तरह पीएमएलएन ने माजी में किया और आज भी करके चले गए। हमारी लीडरशिप ने हमेशा अवाम के साथ, अवाम के हकूक के लिए जंग की, इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को पार्लियामेंट दी। आज इस मुल्क में अगर जमहूरियत चल रही तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खून से उसकी आबियारी की गई है। तो हम किसी भी किस्म का जब जिस तरीके से आपने देखा कि 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ संगीन तरीन साजिशें की गई, उन नामसाइद हालात में भी पीपल्स पार्टी ने एक तरफ दहशत गर्दों का कलाकामा किया, उस दहशत गर्दी वार एंड टेरर से मुकाबला किया, दूसरी तरफ जो वो पार्लियामेंट जिसको जो हशर किया गया था, ना सिर्फ उसकी हकीकी हैसियत को बहाल किया, 58(2)B का खात्मा सर जरदारी साहब ने अपने तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, NSC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी, हम तो वो कर गए जो तारीख का हिस्सा बन गया। वो ठीक है जी, तारीख का हिस्सा है। लेकिन अब जो बात हो रही है पीडीएम के हवाले से, चलें ये माजी हो गया, उसी की तरफ आ रही, मैं उसी की तरफ आ रही। देखें जो जिमनी सवाल भी, ताकि दोनों को इकट्ठा आप जवाब दे दें। जिमनी सवाल ये है कि चलें जी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये हो जाता, आसिफ जिस तरह कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, अब पीडीएम वाले जा रहे हैं लॉन्ग मार्च करने, तो क्या अब पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल क्यों नहीं हो सकती? और ये सारा जो फार्मूला था जो तय हो चुका था बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, अब क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? तो ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नेशनल असेंबली में भी वाज़ेह अक्सरियत रखती और हमने उनका एहतराम किया, उनको अपोजिशन लीडर भी दिया, कभी हमने इस तरह की काम मुदाखलत नहीं की, और इसी तरह हमने PAC का चेयरमैन भी उनको दिया। कभी ये पीपल्स पार्टी जो असूलों के खिलाफ नहीं जाती। अब बात रही पीडीएम की, आए पीडीएम की तरफ, ये पीडीएम बनी, पीपल्स पार्टी ने शाना बशाना उसमें हिस्सा लिया, पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े जलसे करके दिए, लेकिन इनका एक मुताबिक जब हम यहाँ से लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, कराची से तमाम इंतजामात को खत्मी शक्ल दे दी गई, तो आप कहते हैं कि जी इस्तीफे रखे, तो आपके हम खुद परेशान हैं कि अभी तक पीडीएम के इस्तीफे क्यों नहीं आए, अभी तक नून लीग के इस्तीफे क्यों नहीं आए, अभी तक JUI के इस्तीफे क्यों नहीं आए? तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि जिन इस्तीफों की वजह से, जिस रेजिग्नेशन को बेस बना के पीपल्स पार्टी को बाहर निकाला गया, आज तक वो तमाम जमातें ना सिर्फ तमाम ज़मीनी इंतखाबात में कश्मीर गिलगित में हिस्सा लिया, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद हुई कि हम पार्लियामेंट में रहकर काम कर सकते हैं। अब रही बात कि जी पंजाब ने हमने क्यों कहा, और देखिए नेशनल असेंबली में भी इनकी वाज़ेह अक्सरियत है नून लीग की, और पंजाब में भी। अगर जब हम तहरीक शुरू करेंगे, और सबसे पहले बिल्कुल हमने कहा कि जिस तरह नून लीग के लोगों को तोड़ के हुकूमतें बनाई गई, हुकूमत बनाई गई, इस वक्त अवाम इनसे बेजार है, अवाम जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है PTI को, और ये वो मौका था कि अगर एक प्रेशर बनता तमाम जमातों का और वहां से तहरीक शुरू होती, हम इन हाउस चेंजिंग लाते, तो अब तक जो है सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका होता है। लेकिन पीडीएम खुद कंफ्यूजन का शिकार है। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा, लेकिन सजाद मीर साहब, लगता है आपको ये दोनों पार्टियां वाकई संजीदा हैं खान साहब को घर भेजने के लिए? तीनों पार्टियों कह लीजिए कि ये निज़ाम जो है इस तरह चलता रहेगा, हत्ता के इलेक्शन में शायद कुछ वादे वही हुए हों,
और बीच में भी वादे वहीद का असरात नजर आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन अब तो इन्होंने ये कहा है कि अब पीपल्स पार्टी खुद मैदान में निकली है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं तन्हा, तो जाहिर है ये तो नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी स्ट्रांग है ना, अभी फिलहाल पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में कोई इनके पास सीट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से लगे हुकूमत को कोई खतरा है? ये उन्हीं इलाकों में काम कर रहे हैं, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। बिलावल अभी नौजवान है और वो मैदान में निकले हुए हैं और पंजाब में उनसे बड़ी तवक्कुआत है, लेकिन वो काम वही जनूबी पंजाब जिसे कहते हैं और जिसके तोड़ जोड़ होती रहती है, कभी जहांगीर तरीन की शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, वही काम कर रहे हैं। अच्छा, काम उन्हीं पर हो रहा है, यानी कि जो पीटीआई के नाराज हैं या जिनके बारे में हम कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट के दरपर्दा होते हैं, वो लोग उन्हीं पर ये मेहनत कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये सेंट्रल पंजाब में पीटीआई के लिए भी और किसी और जमात के लिए भी, और जमात को छोड़िए, जो पीटीआई सबसे मजबूत जमात है वहां, उसके लिए भी असल चैलेंज नून लीग है और वो उनको अच्छी तरह मालूम है उस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं, कैसे लेके आगे चलते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। राना मोहम्मद अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद राना मोहम्मद अफजल साहब, आपको भी जी, थैंक यू जी। राना साहब, शाहिदा रहमानी साहिब मेंबर नेशनल असेंबली में हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन सज्जाद मीर साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, ये बात हम कर रहे हैं घर भेजने की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं जी हमारी बात मान ली जाती तो अब तक ये हुकूमत घर जा चुकी होती, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं मानी। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी बात तो वो कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है ये इनका जाती फैसला है, पार्टी मुत्तफिक नहीं है, हालांकि वो सदर हैं भी या नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सदर हैं और बयानिया भी एक है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सर ये पाकिस्तान के सदर की तरह तो नहीं है, बात सुनी नहीं जाती। नहीं, वो बिल्कुल सदर हैं, एक्टिव सदर हैं माशाल्लाह। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, एक तो जो हम चाहते हैं ना, हमें ना तो ये जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर मियां साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, वोट की जो हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर। राना तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है गिराने की, ये तहरीक अदम की एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना चाहते हैं? और ऐसे कैसे होता है, इनका पंजाब में है क्या 7-8 मेंबर से, ये कैसे गिरा लेंगे? अगर ये इतने सिंसियर हूँ तो सेनेट में ले आए जहां हमारी अक्सरियत है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है राना साहब आपका। शाहिदा रहमानी साहब, सेनेट से शुरू आगाज कीजिए। वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई बात आपकी हो गई है वो तो बात और है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है ये तहरीक अदम एतमाद। नामुमकिन है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं पूछूंगी कि ये एस्टेब्लिशमेंट किसको कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने कभी चोर दरवाजों से नहीं आए। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमें 2/3 मेजोरिटी दी जाए। जब इलेक्शन के नताइज आने शुरू हो तो हमने कभी नहीं धमकियां दी, ना ही हमने किसी एम्पायर की उंगली का इंतजार किया है। हमने हमेशा जद्दोजहद की है, हमने जिया आमिर का मुकाबला किया, हमने जनरल मुशर्रफ का किया। और जब भी इन पार्टीज पर जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर वही सदर जरदारी साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें बचाएं। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने किस किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, और जब 2014 में धरना हुआ तो फिर वो गाड़ी ड्राइव करते हुए किस तरह सदर जरदारी साहब को लेके गए और उनसे सियासत सीखी, और जो आज तक करते चले आ रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा बाइकआउट करके भाग जाते हैं। 2008 में आपने ठीक है बाइकआउट एसोसिएशन हुआ तो बाइकआउट करके चले गए। अभी भी नहीं जो तो ये बाइकआउट कर रहे थे 2018 में। अगर हम ये हमारी लीडरशिप की हिकमत अमली को ना अपनाती तो फिर वो क्या फार्मूला है शाहिदा रहमानी साहिबा? एक्सपोज होती 3 साल के अंदर। देखिए, पॉलिटिक्स में यही होता है कि आप तमाम पॉलिटिकल जमातें, आप ये बताएं, मैं तो इंतजार कर रही थी कि शहबाज शरीफ का और पीएमएलएन का तमाम जेयूआई के मेंबरान का इस्तीफा आएगा, क्या आ गया? नहीं वो ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा समझा दीजिए। ये इतने सीनियर सज्जाद मीर साहब जैसे लोग भी मौजूद हैं, राणा साहब भी जानना चाह रहे हैं कि फिर क्या वो फार्मूला है आपके पास? एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पंजाब में तहरीक अदम कामयाब हो जाएगी? लोग कहाँ से आएंगे? क्या आप इस आसरे में है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई बातचीत हो गई आपकी, वो आ जाएंगे, या कोई और नाराज ग्रुप है कोई जिसका लगता है आपकी बातचीत हो गई, तो उनके सामने शो कर दें कम से कम कि भाई ये लोग हैं हमारे पास, आ जाएं आप? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त तमाम जमातों को आजमाया जा चुका है। पीएमएलएन का भी 5 साल दौर देख लिया है, पीटीआई का भी देख लिया है कि कौन सी जमात है जो आवाम के हकूक के लिए लड़ती है, कौन सी जमात है जो आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, किसके दौर में आवाम को रोजगार मिला, किसके दौर में आपकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। आवाम ने, यही वो जमहूरियत है जिसके अंदर आपको पता चलता है कि कौन सी हुकूमत बेहतर है, और यही वजह है। उसका जवाब नहीं दे रही हैं आप कि किस तरह अदम एतमाद कामयाब किस तरह होगी? जहाँ पीपल्स पार्टी 6 नंबर पे आई थी, आज वहाँ कामयाबी जो है इस बात की दुरुस्त है आपकी तमाम बातें, को, विजन को
आवाम समझ चुकी है। शायद अरमानी साहब ये बातें तो दुरुस्त हैं, वो तो बता दें तब्दीली पंजाब में कैसे आ जाएगी, वोट किस तरह जो कम है, जो नंबर्स ऑफ गेम की बात हो रही है वो कहाँ से पूरे करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपसे कहा कि तब्दीली आने में देर नहीं लगती। लोगों ने 3 साल का इनका बदतरीन दौर देख लिया। इस वक्त जब लोगों को पीटीआई के लोग राब्ते में हैं, आप वो अवामी नुमाइंदे जो खुद मसीहा की तलाश में, और इस वक्त जब इन हाउस तब्दीली के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, पहला स्टेप उठाएंगे, तो जब जाके आप उसके लिए राय हमवार कर सकते हैं। ये तो थोड़ी कि आप पहले ही से पीछे हो जाएं, या बजट जिस तरह अभी 2021 का आपने बजट सेशन यही आपस में अंडरस्टैंडिंग, देखिए गैर संजीदगी कि इसमें हम भरपूर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन आपने देखा कि पीएमएलएन के कितने मेंबरान थे जो हत्या के अपोजिशन लीडर खुद गायब थे। वो कह रहे हैं किसी की जनाजे में गया होता है। सजाद मीर साहब, ये तो फिर दोनों पार्टियां आप सही कह रहे हैं कि संजीदा नहीं है हुकूमत को घर भेजने में। मेरे साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, राना अफजल साहब, ये तो सारी चीजें पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम तैयार बैठे हुए हैं तहरीक आदम एतमाद के लिए, आप एक कदम आगे तो बढ़ाएं, आप बैकफुट पर क्यों जा रहे हैं? मैं करूं, पूरी कौम ने देखा है कि पीडीएम की जब मूवमेंट पीक पे थी उस वक्त छुरा घोंपा गया। अगर ये संजीदा इस गवर्नमेंट को किसने घोंपा, आप ये बताएं ना, पीपल्स पार्टी को आउट किसने किया? नहीं रिजाइन दिए, ये 2 दिन ही हुकूमत चल सकती। अच्छा, ये तो पीपल्स पार्टी को आउट किया गया है। मौका दे मेरी बहन, मुझे मौका दीजिए। बात मैं आपको मौका दे रही हूँ, लेकिन गलत बात पीएमएलएन ने फैसले कि हम अपने कंधे अब किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम असूलों की सियासत करेंगे, हम ना तो फंडियां लगाना चाहते हैं। अच्छा, इस पे राणा साहब ये बात तो दुरुस्त है ना, आप दोनों मुत्तफिक हैं इस बात से तो कि ये गवर्नमेंट के जो 3 साल हैं, वज़ीर आज़म साहब ने सामने आके कारकर्दगी रख दी, उस पर तो जाहिर है क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं। उस पर चले, पंजाब में सूरत क्या है कि वाकई लोग इतने नाखुश हैं? क्योंकि गैलेप सर्वे के मुताबिक तो अभी भी 48% लोग मुतमईन हैं और 45% के करीब लोग हैं जो गैर मुतमईन है। इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब की या पूरे मुल्क की, वो नाकाबिले बयान है। मैं एक अर्ज करूंगा कि इन्होंने सबसे पहले जो अपना एजेंडा तो ये था कि हमने रिफॉर्म्स करनी है, अदारे बनाने हैं, हमने तब्दीली लानी है, 1 करोड़ नौकरियां देनी है, हमने जो है ना 50 लाख घर बनाने हैं। लेकिन इनका एजेंडा क्या है कि अपोजिशन को कुचला जाए। टोटल अपोजिशन पर मुकदमे बनाए गए, हमारे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, हसन इकबाल साहब, इवन शहबाज शरीफ, पूरी फैमिली पे, और राना साहब पर 21 किलो हीरोइन का मुकदमा बना दिया। हर हरबा इख्तियार किया, एक पैसे की करप्शन ये साबित नहीं कर। दूसरा इन्होंने ये किया कि मीडिया को दीवार पे लगा दिया। आपने देखा कोई बंदा मीडिया पे इनके खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं आपसे आपके प्रोग्राम में बड़ा मुताद होकर बात कर रहा हूँ, कहीं आपके बिना कोई पाबंदी लग गई। तो जितने नामवर एंकर थे, आप देखें इसको यूट्यूब पे हैं, इन्होंने अदारों को तबाह किया। अब ये जो है मीडिया जो सर, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे राणा साहब आप, मैं ये तो कह रहा हूँ। मैं आपकी बात 2 मिनट में जी प्लीज। अच्छा, अदारों को तबाह किया, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बना दिया, वहां लड़ाई डाल दी। जस्टिस काजी फाइज साहब जो कि इंतहाई बयानदार थे, उनके खिलाफ रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब में बल्दी इदारे बहाल कर, अभी तक नहीं बहाल किए। इन्होंने सीपैक को बंद कर दिया। बल्दियाती इदारे तो पीयूष पार्टी भी बहाल नहीं कर रही। दाल, पेट्रोल, बिजली बंदा ले नहीं सकता, कोई चीज लोगों की अप्रोच से ही हर चीज बाहर है। कर्जे इतने ले लिए और मिसमैनेजमेंट इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कोरोना की इमदाद, अभी ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इन सब ने पकड़े जाने हैं। आपने 2.5-3 अरब डॉलर जो आए हैं लोगों के एक सिंगल सर, बिल्कुल 12 अरब रुपए कहा जा रहा है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। कोरोना के हवाले से जो चंदा यहाँ आया है मुल्क में, जो पैसे आए हैं इमदाद के नाम पर, वो कहाँ गए? तो बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है। शायद अरमानी साहिबा क्या कहेंगी जो बात कर रहे हैं? जाहिर है 3 साल की कारकर्दगी तो गवर्नमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो तनकीद ही होगी इस पर, लेकिन ये दोनों आप पार्टियां इसके बावजूद भी कि कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई बहुत ज्यादा अरूज पर पहुंच गई है, बेरोजगारी भी है, जो वादे हुकूमत ने किए थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपोजिशन मुंतशिर है तो उसकी क्या वजह है? देखिए, हमने पहले भी अर्ज किया कि जब हमारा 1 पॉइंट एजेंडा यही था कि गवर्नमेंट को हमें भगाना है, इसके लिए हमें लॉन्ग मार्च करना है, स्ट्रेटेजी सारी तय हो चुकी थी।
तो पता नहीं किनके इशारों पर PMLN ने और JUI ने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमर पे पीठ पे छुरा घोंपा और कहा कि जी रेजिग्नेशन शर्त कर दी। अब तक मैं तो इनसे यही एक सवाल कर रही हूँ कि आपकी रेजिग्नेशन नहीं आया, आपने अपोजिशन को क्यों डिवाइड जो आपसे कहा गया था वो खुद क्यों नहीं कर रहे? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये बताइएगा, मुझे ब्रेक भी लेना है फिर और आपसे इजाजत भी, मुझे इजाजत दें। हाँ। जी आपको इजाजत भी। आखिरी सवाल ही बता दी, पीपल्स पार्टी अब खुद मैदान में निकली है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं, तो अब किस तरह इस गवर्नमेंट को अकेली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर भेजेगी? क्या लाएमल है? जल्द से जुलूस होंगे, रैलियां होंगी, लॉन्ग मार्च होगा? देख सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी आपने देखा कि हमने जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी तनतनहा ना से मुकाबला करती रही, हमारे हजारों के करीब कारकुनों ने कोड़े खाए, जेलें काटी, तो हम इन मसाइल से घबराते नहीं। और इस वक्त जबकि सूरत हाल इतनी बेहतरीन खुद हुकूमत बना चुकी है कि अवाम इनसे बेजार है, महंगाई का सुनामी जो है अवाम पे मुसल्लत कर दी गया, बेरोजगारी मुसल्लत कर दी गई। इस वक्त जो आपकी मईशत का सूरत हाल है, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, यानी कोई हर चीज को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, तो इस वक्त अवाम जो है मसीहा की मुंतजिर, और यही वो बेहतरीन मौका था जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के इस वक्त जो है निकले हैं। आपने देखा कि पंजाब, जनूबी पंजाब और पंजाब हर जगह कर रहे हैं लोगों को, और आप लोगों का इरादा यही है। वो लोग जो PTI और PMLN की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं, आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर एतमाद करके जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, राना मोहम्मद अफजल साहब, सजाद मीर साहब। बात कर रहे थे हम PDM के हवाले से। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सहाफियों से मुलाकात की मुल्तान में, और उन्होंने कहा कि जनाब जैसे अपोजिशन तैयार हुई, तहरीक अदम एतमाद हम ले आएंगे, पेश कर देंगे, और वो कामयाब भी हो जाएगी। और उन्होंने ये भी दोहराई बात कि PDM के प्लेटफॉर्म से अगर हम शामिल होते तो हमारा लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचता तो उस्मान बुज़दार इस्तीफ़ा दे देते, वहाँ से हम इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इमरान खान इस्तीफ़ा दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में शाहिदा रहमानी साहिबा फरमा रही हैं कि जी हमारे ज़ाहिर पीठ पर छुरा घोंपा गया और ये PDM के प्लेटफॉर्म से ऐसा हुआ, वरना बहुत कुछ हो जाता। और अब सजाद मीर साहब ये कह रहे हैं जी संजीदा नहीं है दोनों पार्टियाँ घर भेजने के लिए, क्योंकि लगता बज़ाहिर यही है कि मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का बहुत एक अहम बयान सामने है। सिंध हुकूमत बज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। इस पर हम बात करेंगे जी क्यों बल्दियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत कराना नहीं चाहती, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो ये कहा है जी इलेक्शन कमीशन कहता है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाएं तो हम करा देंगे, लेकिन फिर कन्फ्यूजन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे पहले जिस हम बात कर रहा था, सिंध हुकूमत बज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। इस पर हम बात करें जी, आखिर इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कराना चाहती, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब का बयान ये है कि इलेक्शन कमीशन कहता है बल्दियाती इंतखाबात करवाएं तो करा देंगे। क्योंकि जबकि तारीख ये बताती है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पिछले बल्दियाती इंतखाबात कराए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और जमहूरी हुकूमतों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। आमिराना दौर में बल्दियाती इंतखाबात ज़रूर हुए हैं। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सैयद नैयर रज़ा, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे, उस पर हम बात करेंगे। और ये भी पूछेंगे उनसे जनाब कि MQM का मौक़िफ़ जो है, ख़ासतौर पर जब उन्होंने कहा है कि 140A के तहत हमें जो इख्तियारात हैं वो दे दिए जाएँ, क्योंकि MQM के जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, उन्होंने तो हमें 4 साल जो यहाँ बतौर मेयर उन्होंने हुक्मरानी की शहर पर, लेकिन उन्होंने यही कहा किसी भी मसले के हवाले से जब भी बात होती थी कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। ये उनकी बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि जो कमाऊ पूत महकमे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सब अपने पास रख लिए थे, जबकि वो उनका मौक़िफ़ ये था वसीम अख्तर साहब का कि जी जो भी हमें पैसे मिलते हैं, जो बजट मिलता है वो ज़्यादातर तनख्वाहों में चला जाता है, लेकिन बहुत सारे काम उस बजट में जो उनको मिलता था बहुत सारे काम किए जा सकते थे। कुछ सीनियर रहनुमा है MQM के, वो उस बात को तस्लीम करते हैं। और डॉक्टर फारूक सत्तार गो अब MQM पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, लेकिन उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि जी कम अज़ कम सारे काम छोड़ के आप सिर्फ कचरा ही उठा लेते तो वाह वाह आपकी हो जाती। खुशामदीद कहेंगे सैयद नैयर रज़ा आपको। शुक्रिया आपका। अच्छा नैयर रज़ा साहब, बात ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सिंध हुकूमत बज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। आपको क्या लगता है कि वजह क्या है इसकी कि बल्दियाती इंतखाबात से सिंध गवर्नमेंट एक बार फिर राह फरार चाहती है?
देखें बिल्कुल पूरे सिंध में इनके एडमिनिस्ट्रेटर लग चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी इन्हीं के नुमाइंदे आप कह सकते हैं उनको। और अभी इन्होंने कुछ शायद एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तैनात किए हैं। तो इनको यकीनी तौर पे इनको बहुत सारा फेवर मिलता है और अपनी मर्जी के लोगों को पोस्टिंग्स करते हैं ये। जैसे मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, उसमें ये मुख्तलिफ दूसरी कौंसिल से अंदरूनी सिंध से लाके मुख्तलिफ औकात में लोगों को पोस्टिंग कर रहे हैं उनकी। अच्छा, सिंध से दूसरे अजला से भी लाकर यहाँ पोस्टिंग हो रही है? जी हाँ बिल्कुल। मैं जब तक रहा हूँ लास्ट 1 साल पहले तक, उस वक्त तक यहीं की इसी काउंसिल के लोग जो थे वो डायरेक्टर के पोस्ट पे मौजूद होते थे। आज अगर आप मालूमात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अक्सर पोस्ट से जो है, जो कि मकामी काउंसिल के लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए, वो अब इस वक्त गैर मकामी लोगों की पोस्टिंग वहाँ पर हो चुकी है। अच्छा, आप जब नजरदा 1 साल पहले तक जारी बल्दियाती निज़ाम मौजूद था जी। और आप पूरा कोरंगी भी देख रहे थे, तो 1 साल में आपको क्या लगा कि कितना फर्क पड़ गया है? क्योंकि जब से एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स के हाथों में सारा निज़ाम आया है, और खासतौर पर मुस्तफा वहाब साहब तकरीबन को 1.5 माह हो गया उन्हें भी आए हुए, और कहा जाता है कराची से ताल्लुक है, नौजवान हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं, कुछ फर्क पड़ा लगे कोरंगी के हवाले से? देखिए हमारा जो मौकफ था कि जी 4 साल तक, आपको याद होगा कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर साहब ने की 2016 में, तो उन्होंने ये कहा था कि आप 140A के तहत जो इख्तियारात हैं वो बल्दियाती हुकूमतों को दें, और फाइनेंशियल पावर्स भी दें और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी दें। अब 1 साल हो गया, 30 अगस्त को पूरा 1 साल हो चुका डिप्टी कमिश्नर्स को आए हुए, एडमिनिस्ट्रेटर्स को आए हुए। अब आप मुझे बता दें कि मुर्तजा वहाब साहब अभी आए ना, ये मुझे पूरे 1 साल में कोई एक सिंगल KMC का टेंडर बता दें जो किसी अखबार में शाया हुआ हो, किसी कराची के अंदर तरक्याती काम का टेंडर हुआ हो, कोई कचरा कुंडी बनी हो, कोई नई गाड़ी KMC ने खरीदी हो, ठीक है। फायर टेंडर जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने दी। इसके अलावा 6 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मुझे बता दें कौन सा तरक्याती काम हुआ है, आप ये मुझे बताएं। कचरे का तो हाल अभी ईद उल अज़हा आई थी, उसमें पूरे कराची ने देखा क्या असर हुआ है, बारिशें हुई हैं क्या असर हुआ है, और कचरा कहाँ नहीं है। पूरे कराची में कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ कचरा नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, अब तो इनके पास वज़ारत बल्दियात भी इन्हीं की है, वज़ीर आला भी इनके साथ हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी इनके पास हैं, CSS करके डिप्टी कमिश्नर भी 1 साल इन्होंने लगाया, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इनके पास हैं, 4 असिस्टेंट कमिश्नर इनके पास होते हैं, SDM इनके पास होते हैं। और अब तो वज़ीर आला ने 1 हफ्ते पहले बयान दिया कि जनाब कराची की जो पुलिस है वो भी सपोर्ट करे बल्दियाती नुमाइंदों को। तो आप मुझे बताएं, अगर इसके बावजूद भी 1 साल तक इनकी परफॉर्मेंस जो मौजूदा आप देख सकते हैं इन दिनों में, अगर ये है तो फिर ये क्या करेंगे फिर? अब तो फुल इख्तियार है ना इनके पास। जी, अब तो जाहिर पे इल्जाम लगाते थे कि हम रोना रोते हैं ना, चले हम रोना रोते थे, अब क्या कर रहे हैं? अब तो इनके पास इख्तियार है ना, अब तो वज़ीर आला भी इनका है, सारी मशीनरी इनकी है, सारी मशीनरी इनकी है, इनका है। तो अब ये क्यों डिलीवर नहीं कर रहे? इनको तो चाहिए ना डिलीवर करें, फिर बताएंगे जी हम नहीं करते थे, अब हमें बताएंगे, पहले तो ये हम पे इल्जाम लगाते थे। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है? वो कहते हैं जी इतना ज्यादा हमने अरबों रुपया बजट दिया और वो सारा बजट खा लिया गया, और MQM के जहाँ जहाँ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट्स में लोग उन तमाम जनाब वो करप्ट हैं और करप्शन की है। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है ना, आप 1 मिनट में किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं ना, इल्जाम लगाना तो बहुत आसान होता है। सैलरीज जो होती है ना, 90% तो सैलरीज होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। KMC का भी हाल ही है, KMC तो जो है वो सपोर्ट कर, जो है वो पैसा हर साल के बाद मेयर साहब बोलते थे भाई सैलरी के लिए पैसा दे दो। हमारा भी यही हाल तक 6 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो थे। मलिर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारा चेयरमैन नहीं था ना, साउथ में तो हमारे चेयरमैन नहीं था ना भाई, वहाँ क्या किया? वहाँ क्या कोई काम आपको नजर आया था क्या? उनका भी यही हाल था, उनके पास भी इख्तियारात नहीं थे, जितने इख्तियारात थे उतना उन्होंने डिलीवर किया। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है नहीं यार, क्योंकि जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए थे तो या तो उनको आप जन्नत नजीर बना देते, बिल्कुल वहाँ दूध शहद की नहरें बहा देते, तो फिर MQM को पूछते कि जी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, वो देखिए उन्होंने क्या किया। ये तो वैलिड पॉइंट है आपका नहीं रजा साहब के। चलें जी, बाकी जो से लियारी के हवाले से हम बात करते हैं, वहाँ पर मलक साहब मौजूद थे, मलक फयाज साहब, उन्होंने क्या काम किया है वो दिखा दें, तक कि कम से कम एक यही बात हो जाएगी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हम सब मिलकर तनकीद करते हैं। मीडिया भी बहुत ज़्यादा तनकीद करता था, वसीम अख्तर साहब जब तक थे, मैंने भी 2-3 इंटरव्यूज़ किए उनके और उन पर तनकीद की हम लोगों ने भी। लेकिन ये वैलिड पॉइंट है कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के अपने लोग मौजूद थे, एक तो वहाँ का काम दिखा दीजिए कि जनाब देख लीजिए आलिशान काम इन्होंने किया, ये कुछ नहीं कर सके, और फिर 1 साल में कराची में क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं। चले मुर्तज़ा वहाब साहब को तो अभी 1.5 माह हुआ है ना यहाँ पर कराची में, कि ठीक है जी कुछ नहीं कर सके, अभी 1.5 माह हुआ है, और पहली बारिश थी उसमें कुछ लोग कहते हैं जी अच्छा किया, कुछ कहते हैं जी पानी सड़कों पर खड़ा रहा, ठीक है रात में निकले भी वो, लेकिन 1 साल के दौरान जो कुछ आप कर सके हैं उसके हवाले से तो आप दिखा सकते ना।
नहीं रज़ा साहब, ये वैलिड पॉइंट है और हकीकत है, हम खुद तनकीद बहुत करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से नुमाइंदों में, लेकिन ये वैलिड पॉइंट है आपका कि मलिक साहब भी मौजूद थे, मलिक फयाज साहब भी, उन्होंने जो कुछ किया है चलें वो दिखा दें कि आप कुछ नहीं कर सके कोरंगी में, या दूसरे लोग थे आपके वो कुछ नहीं कर सके, तो ये देखिए जी, ये भी मौजूद थे उनके साथ और उन्होंने क्या किया। दूसरे सर्वर मैं बताऊं आपको, हम हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करते थे। 2017, 18, 19, 20 हमने 4 साल अपनी रिपोर्ट जारी की। एक रिसाला हम पूरा शाया करते थे जिसमें हम जितने काम करते थे उनकी फोटोग्राफ्स भी होती थी, उनकी डिटेल्स भी होती थी, बाकायदा वीडियोस हम हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर मौजूद हैं, आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है वो। ये अपनी एक साल में कोई एक परफॉर्मेंस बता दें, हालांकि पूरी मशीनरी इनके पास है ना, हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है कि जो 4 साल हमने काम किया, ये अपना एक साल का बता दें, ठीक है ना। अभी आप मलीर की मैं आपको मिसाल दे दूं, मलीर काला बोर्ड से लेके मलीर सऊदाबाद तक एक सेवरेज लाइन थी जो कि हमने अपने टाइम के अंदर जो है उस पर जो है काफी जद्दोजहद करके और कोशिश करके वो लाइन सेवरेज की डलवाई। वो रोड आज 1 साल हो जाएगा, उस रोड को आज तक नहीं बनाया गया क्योंकि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई डिप्टी कमिश्नर ने थोड़ी मलीर में रहना, लांडी में, कोरंगी में, ये थोड़ी यहाँ रहते हैं, ये तो कोई डिफेंस में रहता है, कोई कहीं और कोशर एरियाज में रहते हैं। ये इन्हें क्या फिक्र है इन रोड्स की, यहाँ अच्छा पे नहीं रहता, कोई ये काम जो नए नए अजला कराची में बन रहे हैं, पाकिस्तान देखिए लाहौर में नए अजला का इजाफा नहीं कर रहे, पेशावर में नए अजला नहीं बनाते, कोयटा में नहीं बनाते, कराची के तो हिस्से बकरे हो चुके हैं ना, 7-8 अजला कर दिए, मजीद इजाफा। ये क्या लगता है, ये कौन सी सियासत है, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मेयर लाना चाहते हैं इसलिए? इसका सिंपल सा ये है कि जी अगर ये इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में बल्दिया टाउन को और ये केमाली से जीत जाते हैं तो ये नेक्स्ट में बताएंगे जी देखें हमारी तो पहले से ना हम ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब हमारे पास पहले तो डिस्ट्रिक्ट मलीर था और डिस्ट्रिक्ट साउथ था और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी भी आ गया, एक इनके जो है वो डिस्ट्रिक्ट का इजाफा हो गया। तो ये तो सिर्फ ये करने के लिए और अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, इतने इनके जो मनपसंद लोग हैं उनको उनकी पोस्टिंग देने के लिए, नया जो है वो एक नया अकाउंट खोलने के लिए समझ लें, ठीक है ना, वो ये इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं ये। और हम तो उस वक्त भी हमने देखे नासिर हुसैन शाह साहब से कहा था, चीफ मिनिस्टर से कहा था, आप बल्दियाती सिस्टम को चेंज करें, एक्ट को चेंज करें, आप टाउन सिस्टम लेकर आएं, कराची को 20, 22, 24 टाउन में करें, डिस्ट्रिक्ट में नहीं बांटें, आप टाउन्स में बांटें आप, ताकि बेहतर तरीके से काम हो सके। दुरुस्त फरमा नहीं रहता। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कि जी आमराना दौर में जरूर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाते हैं, जमहूरी हुकूमतें क्यों भागती हैं बल्दियाती इंतखाबात कराने से, हालांकि तो उनका तो खुद ये बार बार जलसे जुलूस में बात कर रहे होते हैं कि जी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। दरअसल होता है कि जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान होते हैं, सूबाई असेंबली के मेंबरान होते हैं, वो इनको फोर्स करते हैं कि जी हमें आप बजट दें, कौमी असेंबली के मेंबरान कहते हैं जी हमें आप बजट दें, हालांकि इनका काम नहीं है, इनका काम तो लेजिस्लेशन है। बिल्कुल, लेकिन वो 10 जो है बैकग्राउंड पे जी होता यही है कि किसी न किसी तरीके से पैसा जो है वो उन लोगों को मिलता है, स्कीमों के नाम पे मिलता है, ठीक है, और वो फिर तरक्याती काम कराए जाते हैं ताकि उनकी वाह हो जाए, वो जाके बता सकें जी हमने फना रोड डाल दिया, फना रोड डाल दिया। तो ये सारा चलता है। अभी भी आप देखें ना, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट को देख लें या सूबाई हुकूमत को देख लें, ये दोनों जो है अपने अरकान असेंबली को जो है वो बजट देते हैं और वो। अच्छा नहीं रहता, अब अगर बल्दियाती इंतखाबात चैलेंज इलेक्शन कमीशन के कहने पर सही, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सही करा भी दिए जाते हैं, लेकिन 140 के तहत इख्तियारात नहीं मिलते, तो जो भी मेयर आएगा वो एमक्यूएम का, पाकिस्तान का हो या किसी और जमात का हो, तो आप नहीं समझते हुए बेबसी होगा? देखें बिल्कुल बेकार होगा। मैं आपको बताऊं, अगर 140A के तहत ये इख्तियारात नहीं देते हैं और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 सिंध असेंबली ने जो पास किया था जिसके तहत लास्ट इलेक्शन भी हुए थे, अगर उसको तब्दील नहीं किया जाता तो बिल्कुल जी उसका कोई फायदा नहीं है। और कोई भी मेयर आ जाए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बन जाए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ जाए, काउंसिलर बन जाए, जब उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स होंगी तो वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। अच्छा कौन से ऐसे काम है नहीं रजा जो मुर्तज़ा साहब आ गए हैं, अब पूरा कराची वो देख रहे हैं, जो आप समझते हैं फौरी करने के हैं और अब तक उन्होंने? मेरे ख्याल से मुर्तज़ा साहब को तो जो है ना 15 दिन में पता चल गया होगा कि जब वो इसके अंदर नहीं आए थे सिस्टम में तो वो क्या सोचते थे या वो क्या समझते थे, अब उन्हें अंदाजा हो गया होगा। और एक शायद कहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि जी बहुत मुश्किल है इसको सिस्टम को चलाना। तो लाजमी बात है, देखें पैसा चाहिए, केएमसी को जब तक आप पावर नहीं देंगे, पावर नहीं करेंगे, नहीं हो सकेगा। तमाम इख्तियारात मेयर को देने होंगे आपको। अच्छा मेयर को इख्तियारात देने से सिर्फ काम हो जाएगा नहीं रजा साहब, या आप समझते हैं कि जो वो बड़े बड़े 4-5 महकमे थे जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए, जिनसे जो कमाऊबूद महकमे जिन्हें हम कहते हैं, जिससे अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो सकता था, वो जब तक वापस नहीं करेगी सिंध हुकूमत?
जी नहीं रजा, जी नहीं रजा, क्या क्या कहते हैं जो चार पांच बड़े बड़े जो महकमे हैं, पुलिस है, एसपीसी है, इस तरह के जो महकमे अपने पास रख लिए सिंध हुकूमत ने, वो जाहिर है जब तक वापस मेयर को नहीं किए जाएंगे बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी, तो जब तक तो जाहिर है ना बजट इकट्ठा हो सकता है, ना फिर जाहिर है इतना ज्यादा बजट होगा नहीं, तो फिर जो भी मेयर आएगा किसी पार्टी का भी हो इतने काम नहीं कर सकता वो। जी सैयद नज़ीर रज़ा MQM पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा हैं जो कुरंगी पूरा देख रहे थे, और उन्होंने कहा जी ठीक है अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो 1 साल हो गया है बल्दियाती सिस्टम को ख़त्म हुए, आप अपना बता दीजिए कि 1 साल में आप लोगों ने क्या किया। और एक और बड़ा वैलिड पॉइंट था, तनकीद तो हम भी पीपल्स पार्टी और MQM दोनों पे करते हैं, जनाब वसीम अख्तर साहब पे बहुत तनकीद हमने की है, लेकिन ये वैलिड पॉइंट है सैयद नज़ीर रज़ा साहब का कि इनके अपने मलिक फयाज साहब भी वहाँ मौजूद थे, उसका भी हमें बता दीजिए जनाब कि उनकी कारकर्दगी क्या थी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो स्टेटमेंट आया उस पर और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और कल और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे और आपके सामने रखेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।